लो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी का सब फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है, वो हो चुका है कंप्लीट। उस शिफ्ट के 20% यानी 20 क्वेश्चन जो जीके और जीएस के हैं, मैं आपके सामने लेके आया हूँ एज इट इज क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे, और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, पिछली आज जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें जो क्वेश्चन आए थे, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट्स में, वो क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आप इन्हें अगर गौर से पढ़ लेंगे तो आने वाले जिन भी भाइयों का एग्ज़ाम आगे आने वाला है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो वीडियो को करेंगे स्टार्ट बिना किसी देरी के। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे एक लाइक। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर हैं। आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जो पहले 10 थे अब 11 हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि वो 11 कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक जो कर्तव्य थे वो दिए गए थे। वहीं 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद 2002 में जोड़ा गया था। यानी क्वेश्चन ये भी है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो वो हुआ था आपके 2002 के अंदर हुआ था। जो मौलिक कर्तव्य हैं मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें आप क्लियर कर पाएंगे कि कौन कौन से जो मौलिक कर्तव्य हैं। अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें होगा आपके 51A, अनुच्छेद 51A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि वकाटक वंश का संस्थापक कौन था। यानी वकाटक वंश था, उसका संस्थापक कौन था। जो देखो, इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्यन शक्ति ने की थी। किसने की थी? विंध्यन शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो राजा प्रवरसेन था, प्रवरसेन प्रथम था, वो इस राजा जो वंश था, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी आपके विंध्यन शक्ति नामक एक शासक ने की थी। किसकी? तो वाकाटक वंश की। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। जो भारत की यमुना नदी है वो आपके कहाँ से निकलती हैं। यमुना भारत की एक नदी है जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री से 30 किमी उत्तर गढ़वाल नामक क्षेत्र से निकलती हैं और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल हैं आपके, उसके बाद में आती है सेंगर है, छोटी सिंधु है, बेतवा है, केन उल्लेखनीय हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त आपकी कौन सा है? डाल्टा है, कल्पी है, हमीरपुर, प्रयाग मुख्य है। देखो, उसके बाद में आता है प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी का रूप प्रस्तुत करती है। वहाँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा नदी से मिल जाती हैं। यानी ये कहाँ पर? जो आपका प्रयाग है, प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। अब प्रश्न बनता है कि ये निकलती कहाँ से? तो ये निकलती है आपकी यमुनोत्री से 30 किमी दूर उत्तरकाशी नामक स्थान है, यानी गढ़वाल में निकलती है। गढ़वाल है, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ पर है? तो गढ़वाल में आता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित हैं, सानिया मिर्ज़ा किससे संबंधित है, और कर्णम मल्लेश्वरी है वो बताया गया था कि वो किस किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें आपका जो गलत आंसर था वो दिया गया था इसमें मिताली राज का कोई और ऑप्शन दिया गया था। साइना नेहवाल हरियाणा से हैं, जबकि मिताली राज राजस्थान से हैं, वहाँ पर राजस्थान की जगह कोई दूसरा ऑप्शन दिया गया था। सानिया मिर्ज़ा है वो मुंबई महाराष्ट्र, और कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो आपके काकाकुलम आंध्र प्रदेश की हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, देखो पहले साइना नेहवाल की बात करते हैं तो वो बैडमिंटन से संबंधित करती हैं, और जो मिताली राज हैं वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। सानिया मिर्ज़ा हैं वो टेनिस से संबंधित हैं, और कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो आपके गोला फेंक से संबंधित हैं, यानी हैमर थ्रोस के अंदर आती हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजरंग पूनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक
किस ओलंपिक में जीता था, यानी कांस्य पदक तो जीता था लेकिन कौन से ओलंपिक के अंदर जीता था ये हमें बताना है। टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल मुकाबले में मुकाबला गंवाने वाले बजरंग पूनिया को भारत को कांस्य पदक दिलाया था। यानी जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें बजरंग पूनिया क्या हो गए थे, हार गए थे। हारने के बाद जो सेमीफाइनल में हारता है, जो जीतने वाला तो फाइनल में जाता है, जो हार जाता है वो सेमीफाइनल के अंदर उसे क्या मिलता है, कांस्य पदक। तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबला गंवाने वाले बजरंग पूनिया को पूनिया ने भारत को कांस्य पदक दिलाया था। शनिवार को कुश्ती में 55 किलोग्राम, यानी जो कुश्ती होती है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं वेट के हिसाब से, तो उन्होंने 65 किलोग्राम जो था अपना जो होती है अपनी कैटेगरी, उस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से, कितने यानी 8-0 से, ये बहुत बड़ी हार होती है, 8-0 से इन्होंने हराया था। बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान नियाज बेकोव दौलत को 8-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। सेमीफाइनल में तो हार गए थे लेकिन जब कांस्य पदक का मुकाबला आता तो उस मुकाबले में वो उन्होंने क्या किया कि जो आपके था कजाकिस्तान का पहलवान था उसे इसमें हरा दिया था। तो वो ओलंपिक कौन सा था ये देखने वाली बात होगी। तो वो ओलंपिक था आपके टोक्यो ओलंपिक। कौन सा था, टोक्यो ओलंपिक। ये देखिए टोक्यो ओलंपिक में अगर बात करें नंबर 1 पर कौन रहा था, तो नंबर 1 पर रहा था आपके पॉइंट्स जो है मेडल टैली जो मेडल सूची होती है, यानी जो पदों की सूची होती है, पदकों की किसने कितने पदक जीते, तो उसमें 1 नंबर पर था आपके यूएसए। कौन था, यूएसए था। नंबर 2 पर था आपके ऑस्ट्रेलिया। नंबर 3 पर शायद तक चाइना था। और भारत ने इसमें कुल 7 मेडल, यानी टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड था, वो क्या आया था आपके नीरज चोपड़ा के उस भाले से आया था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो अभी भारत में वर्तमान विधि आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है। 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्यालय ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे, तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है आपके ऋतुराज अवस्थी। और कब बने थे, तो 9 नवंबर 2022 को बने थे। और ये क्या, कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर इसकी बात करें, अगर क्या इस निधि आयोग की बात करें तो आता है विधि आयोग की, तो ये आता है आपके भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत में पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। भारत में तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC सीतलवाई इस आयोग के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे, जो पहले स्थापना कब हुई थी, इसकी हुई थी 1955 के अंदर इसकी हुई थी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय के उनके अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के इनके अध्यक्ष थे वो थे MC शीतलवाई MC शीतलवाई। वैसे MC कर देते हैं क्या आजकल लोग ना, रैप बहुत ज़्यादा सुनता है, MC करते सीधा MC स्टैंड करते हैं, MC स्टैंड नहीं, MC शीतलवाई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ लगती है, वो भी सबसे लंबी लगती है। ये तो मैप पढ़ोगे जो भूगोल से रिलेटेड रखते हैं उन्हें तो ये सारा कुछ पता होगा। यानी पश्चिम बंगाल की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ में लगती हैं। यानी 3 देशों के साथ में, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। देखो पूर्व में तो लगती हैं आपके बांग्लादेश से, उत्तर में लगती है भूटान से, और उत्तर पश्चिम में बात करें तो नेपाल से लगती हैं। किससे लगती है, नेपाल से। पश्चिम बंगाल से इनकी सीमा लगती है 2217 किमी, यानी 2545 मील की इनकी सीमा के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी सीमा है। ये दुनिया की कितनी, 5वीं सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। किन देशों की, वैसे देश तो भारत बांग्लादेश है, लेकिन अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश की सीमा तो बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीमा की बात करें तो वो हैं आपके 2217 किलोमीटर आती हैं। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हैं। तो ये आपको पता है कि जो 101वां संविधान संशोधन है वो आपके संबंध रखता है किससे, GST
वैसे तो इसका होता है गॉडेस सर्विस टैक्स, लेकिन आपको याद रखने के लिए जीएसटी को क्या करना है, जी से गब्बर, एस से सिंह, टी से टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स। कौन सा? गब्बर सिंह टैक्स है। देखो 101वां संविधान हमसे पूछा गया तो सही उत्तर हो जाएगा इसका माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी। भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान विधेयक के अनुसार 2014 में 14 में पारित किया गया था और इसे 2016 में मंजूरी मिली थी। 2016 में इसे क्या मिल गई? मंजूरी मिल गई। और ये 2000 फिर जो राज्यसभा द्वारा संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे जारी कर दिया गया था। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि मध्य प्रदेश के मालवा में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है मटकी, यानी इसका नाम है मटकी नृत्य। क्या नाम है? मटकी नृत्य। तो ये है आपका मटकी नृत्य। तो ये क्या करते हैं? मटकी नृत्य करते हैं। नर्तक जल के बर्तनों को संतुलित करते हुए एक गोलाकार गति में प्रदर्शन करती हैं। वह अपने हाथों और पैरों को तेजी से हिलाते हुए अपने सिर पर मटकी को बहुत कुशलता से संतुलित करते हैं। वो क्या करते हैं? एक मटकी लेते हैं और उसे पानी से भरते हैं, अपने सर पर रखते हैं। उसके बाद में एक गोल यानी राउंड में एक राउंड लेते हैं, किसी जो गोलाकार चीज़ होती है उसके चारों ओर राउंड लेते हैं और उसमें जो पानी की जो जल का बर्तन होता है उसे अपने सर पर क्या करते हैं? संतुलित करते हुए रखते हैं। तो ये होता है मालवा में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो आता है आपके मटकी नृत्य। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने से पहले इनसे रिलेटेड फैक्ट देते हैं। वे रंग बिरंगे लहंगे और साड़ियाँ पहनती हैं जिनमें अनोखे ढंग से डिज़ाइन किए गए गहनों के साथ पहना जाता है। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र ढोल हैं, जिसे आमतौर पर पुरुषों द्वारा बजाया जाता है। जो मटकी नृत्य है उसके अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? तो ढोल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये ढोल किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये पुरुषों के द्वारा बजाया जाता है। वैसे तो पुरुषों के ढोल बजते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर पुरुष ढोल बजा रहे हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है? जो वॉशिंग यानी धोने का सोडा होता है उसका सूत्र उसका होता है Na2CO3 वाला एक रासायनिक यौगिक है और इसमें क्या TnH2O जोड़ दिया जाता है। यह सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक हाइड्रेट है। इसे सोडियम युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों की राख से निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम सोडा ऐश पड़ा है। अगर वॉशिंग सोडे धोने के सोडे की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला। क्या होता है? तो अब देख लेना, आप पूरा लिख ले इसे कि इसका होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O इसका होता है पूरा आंसर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि गैल्जिकाई माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोमोस किसका भाग है? यानी जो गैल्जिमोस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, ये किस चीज़ का भाग है? तो ये भाग है आपके कोशिकांग का। किसका भाग है? कोशिकांग का। उसके बाद में आता है भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके राजनाथ सिंह हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध ने किस पूर्णिमा के दिन परिनिर्वाण ऐसा कुछ, मतलब उन्होंने अपने देह कब त्यागी थी, ऐसा आप याद कर सकते हैं। परिनिर्वाण याद आप, अगर परिनिर्वाण होता सीधा होता परिनिर्वाण, मतलब इन्होंने अपना देह कब त्यागी थी, यानी किसकी बात करें तो महात्मा बुद्ध ने अपनी देह कब त्यागी थी। तो इन्होंने अपने ज्ञान से संसार को आलोकित किया। भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पंच तत्व में विलीन हो गए। इसी दिन को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? परिनिर्वाण दिवस। और कब? तो ये हुए थे 483 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा। इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था और मृत्यु भी इनकी, यानी इन्होंने अपनी देह भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही त्यागी थी। उसके बाद में आपका आता है उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम का विलोम शब्द आपके क्या होता है?
तो ये आप क्या करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर आप लोगों को इसकी क्या चाहिए, PDF चाहिए, क्या चाहिए, इसकी PDF चाहिए, तो आप हमें हमारे जो टेलीग्राम चैनल हैं, जिसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और बाद में आप आ जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको कर लेंगे ज्वाइन और वहाँ पर मिल जाएगी आपको इसकी PDF। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि सिलेक्शन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।